आप सभी को नमस्कार। आइए आज आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हेलो एल्केनो और हेलो एरीन का टॉपिक है। एक्चुअली उसमें जितने भी सवाल आपके पूछे हुए हैं, जितने भी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, या यूं कहें कि मैं पूरी एनसीईआरटी की आपकी अगर मैं बात कर दूं, आपको एनसीईआरटी का सलूशन प्रोवाइड कर दूं, समझा दूं, तो मुझे लगता है कि आपका काम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा और पेपर में जो पूछा हुआ है वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा अनसॉल्व या सॉल्व पेपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी सवाल आते हैं वो सारे आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी की अगर आप कर सकते हो, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम अटेंड कर सकते हो, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं आपसे ये सवाल पे। देखो, एक सवाल इसमें से आता है आईपीएससी नेमिंग करने के लिए। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग जब करोगे आप लोग, तो आईपीएससी नेमिंग में देखो, जहां पे आपका डबल बॉन्ड का सिस्टम होता है, डबल बॉन्ड होता है, वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो देखो 1 यहाँ पे होगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस फर्स्ट नंबर से आपका डबल बॉन्ड नियर आ रहा है, नियरर पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स के रूप में आता है। तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, ब्रोमो है, तो आप कह सकते हो कि 4 ब्रोमो हो जाएगा, ये 4 ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिख लोगे बेटा, पेंट लिख लोगे। ठीक है, और देखो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 इन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक एक सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप बाकी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये 1 फिर है 2 फिर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 नंबर का कार्बन का चेन है, यानी 4 कार्बन का चेन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पर आपका ब्रोमो है, तो क्या लिख दोगे, 3 ब्रोमो। क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, है ना। फिर देखो बेटा क्या करना, 4 कार्बन है तो आपको लिख देना है ब्यूट, है ना, ब्यूट लिख देना है। अच्छा, एक बात और देख रहे हो, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्यों ना हम मिथाइल को भी लिख लें, क्योंकि वो भी तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो लिख लेंगे हम 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो बेटा ये हो जाएगा ब्यूट। और देखो एक नंबर पे डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 अगर आपको डिफिकल्टी लगती है सॉल्व करने में, तो आप इसको एक्सपेंड कर लिया करो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो अब आ गया आपका दूसरे नंबर पे, तो 4 नंबर पे ब्रोमीन है तीसरे सवाल में, ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो, है ना। और एक बात और ध्यान देना, थर्ड नंबर पर मिथाइल ग्रुप है भाई आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, 3 मिथाइल के बाद बेटा कितने कार्बन चेन में, दैट इज अ पेरेंट कार्बन चेन हैविंग 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिख लिया जाए, पेंट लिख लिया जाए। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको सवाल करना होता है। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे देखो उल्टा करना। अब आपको कंपाउंड दे चुका है, नेमिंग दे चुका है, आपको करना क्या है, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलो मैं एक करके बता देता हूँ। 10.1 का जो सवाल है उसमें से एक्चुअली पहले देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए 5 कार्बन बना लो। ऐसे सिस्टम समझो, तरीका समझो क्या है, 5 कार्बन हो गया, नंबरिंग दे दो, आपको कहीं से भी नंबरिंग दे दो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यू आर फ्री टू राइट द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सेकेंड नंबर पे आपको क्या लगाना है, सीएल लगाना है भाई, सीएल लगा दिया मैंने, चलो ठीक है। थर्ड नंबर पर मिथाइल लगाना है, चलो मैंने ये भी लगा दिया, बस खत्म कहानी, डन है ये। अब आपको सारी वैलेंसी भर लेना हाइड्रोजन से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हो गया खत्म। एक सवाल मैं आपके सामने और बता देता हूं, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलो मैं इसी को हटा करके आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरीके से आपको ये लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत एक एक सवाल बता देंगे तो आपका काम बन जाएगा। हेक्सेन है बेटा, तो 6 कार्बन आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, ये कहीं से आप नंबरिंग उठा लीजिए, चलो उठा लिया मैंने।
1 पे बेटा क्लोरो है, चलो 1 पे मैंने क्लोरो लगा दिया, डन है। 4 पे इथाइल है, चलो मैंने यहाँ पर इथाइल लगा लिया, ये भी डन है बेटा, C2H5 है ना। अच्छा साइक्लो था ना, ओ साइक्लो है बेटा, तो साइक्लो के लिए तो आपको 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन बनाना होगा यहाँ पे। ये है नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 है। साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्स तो बनाना होगा। 1 पे आप क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, 4 पे क्या लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर है। तो इस तरीके से फोर्थ वाला सवाल एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्थ वाले सवाल में कैसे करना। देखो आप टेक्निक समझो कैसे आपको सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये। फोर्थ वाले में आ जाओ, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, ब्यूट है ना बेटा, तो ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 हो गया, नंबरिंग कहीं से दे दो आप, ठीक है। अब आपको देखना होगा सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, चलो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया सेकंड नंबर पे, ठीक है। देखो अगर डबल बॉन्ड आपका ऐसे है 2 और 3, तो 2 नंबर लोवेस्ट नंबर को प्रियोरिटी लिया जाता है, ठीक है। अब देखो 1 और 4 पे डाई ब्रोमो लिखा है, तो 1 यहाँ पर ब्रोमो लगा दीजिए और 4 पे ब्रोमो लगा दीजिए, आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। बाकी आप बैलेंस ही फुलफिल कर दो हाइड्रोजन को ऐड करके, तो ये तरीका होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में अब जब आएंगे तो यहाँ पे देखो एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस वाले पोर्शन से पूछा जाता है एल्कोहल वाले से कि भाई देखो ROH है ना, एल्कोहल है, और एल्कोहल आपका HCl से रिएक्शन करा रहा है और यहाँ पे ZnCl2 है। तो मैंने आपको पहले ही बता लिया था कि यहाँ पे जो होता है ये H प्लस और माइनस देता है। एक्चुअली ये जो होता है ZnCl2 ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कि जब रिएक्शन में मॉइस्चर बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ बनता है, तो ये बन जाएगा RCl प्लस H2O। कैसे बना होगा एक बात देख लीजिए, ROH है यहाँ पर और आप यहाँ से H प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि OH जो होता है पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो इजिली निकलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ये रिवीजन का क्लास है तो बहुत डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे। ये प्लस बन गया, जब पुअर प्लस चार्ज आ जाता है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है, बेटर लिविंग ग्रुप इजीली वो निकलने लगेगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा, और R प्लस पर Cl माइनस जब अटैक करेगा तो RCl यहाँ पर आ जाएगा और H2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है, तो कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ NaBrH2SO4 है, तो ये भी आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। NaBrH2SO4 में कहानी क्या होता है, तो यहाँ देख लो एक बार, इस तरीके से आप देख लीजिए। ये देखो ये ROH है, ये आपका ROH है ना। NaBr है बेटा, आपका NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड है, ये आपका H2SO4 है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला H एक इसको देगा, ये आपको एक H प्लस देगा, इस पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप में बताएगा, प्लस माइनस Br यहाँ पे चला जाएगा तो ये बना लेगा RBr, ठीक है। बच क्या गया यहाँ पे, NaHSO4 बच गया हुआ है, क्योंकि एक ही H तो दिया इसने और यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है, तो ये आप इस तरीके से करिएगा। उसके बाद देखो जितने भी यहाँ पर PX3 PCl5 रेड फास्फोरस SOCl2, इसको आप जानते ही हो डार्जन रिएक्शन कहलाता है। तो आपको याद रखिएगा कि जितना भी अगर PCl3 लिखा हो या PX3 लिखा हो या रेड फास्फोरस फॉलोड बाई X2 लिखा हो या SOCl2 लिखा हो, तो बेटा एक बात ध्यान देना कि ये सारे लोग क्या देते हैं, X देते हैं, Cl देते हैं, Br देते हैं, I देते हैं। ये तो SOCl2 है तो Cl ही प्रोवाइड करेगा, Cl, ठीक है। ये X देगा, ये भी X देगा, ये भी X देगा। तो यहां से आपको एक सवाल मिल जाता है। क्लियर हो गया सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका कुछ सवाल हैलाइड एक्सचेंज से सवाल आ जाता है। ये हैलाइड एक्सचेंज से, हैलाइड एक्सचेंज में आप जानते हो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन खूब पूछा जाता है।
कि जब RX का रिएक्शन NaI के साथ कराते हैं, लेकिन X क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए, Br होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ से NaX निकलेगा और RI का फॉर्मेशन कर देगा। एक्चुअली ये एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए ही फिंकलिस्टीन का रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि X जो होता है, अभी कल मैंने एक PDF में कराया था कि X की वैल्यू F नहीं हो सकता है क्योंकि ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ClBr हो सकता है, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और NaCl NaBr अगर जो बनता है तो वो प्रेसिपिटेट बना लेता है एसीटोन के साथ, एसीटोन भी डाल दिया जाता है इसमें। तो ठीक है, यहाँ पर क्या डाले जाते हैं, एसीटोन का आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और एसीटोन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें NaI क्या है आपका, NaI भी कोवैलेंट होता है, तो कोवैलेंट ये भी है बेटा और कोवैलेंट आपका ये भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल आपको यहाँ से मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको जरा दिखाते हैं, तो वहां पे एक और आता है स्वाट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, पूछे भी जाते हैं। तो जो स्वाट रिएक्शन होता है बेटा, स्वाट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर RBr लिया जाता है और यहाँ पर AgF ले लो, ठीक है, या आप Hg2F2 ले लो, या आप यहाँ पर COF2 ले लो, या आप यहाँ पर SbF3 ले लो। तो इसमें से जितने भी आप लेते हो ये सारे हैलाइड एक्सचेंज का काम करते हैं, ये सारे लोग हैलाइड एक्सचेंज करेंगे, यहाँ से आपका Br निकलेगा और वहां पे F आ जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, RF बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट RF बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हो HgBr, ठीक है, COBr, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो स्वाट रिएक्शन एक्चुअली हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो नहीं करा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप एल्केन ले रहे हो, CH4 ले रहे हो और यहाँ पर F2 से रिएक्शन कराओगे, तो ये डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सप्लोसिव बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फ्लोरिनेशन करा के हैलाइड एक्सचेंज का काम करके हम यहाँ RF का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से आपका आ जाता है, एक सवाल आपका यहाँ से आ जाता है। मैं जो जो आपको समझा रहा हूँ उसको रिवीजन करके जाना, आपको जरूर फायदे होंगे। इसके बाद देखो, एक सवाल मैंने अभी बताया था कि अगर बेंजीन है यहाँ पर और यहाँ पर CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप Cl2 ले रहे हो और यहाँ पर आप ले रहे हो आयरन डार्क कंडीशन में, तो एक बात बता दो तुम लोगों को कि डार्क कंडीशन में आयरन क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, तो ये दो चीज बना देगा, एक बना देगा आपका आर्थो, क्योंकि CH3 क्या होता है, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, तो Cl यहाँ आ जाएगा आर्थो पोजीशन पे, और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा जो आपका क्या होगा, पैरा पोजीशन पे होगा, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही भी होता है। लेकिन इसी में लगे हाथ एक और बात बता दूं कि अगर आपका यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ है और यहाँ FeCl3 लिखा हुआ है, तो भैया FeCl3 क्या होता है, ये आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये भी आपका वही काम करेगा जो आप यहाँ पे बना रहे हो, ये भी आर्थो और पैरा का प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है, Cl2 लिखा हुआ है और यहाँ सनलाइट लिख दिया गया है, तो सनलाइट जब लिखा रहेगा तो फ्री रेडिकल को फेवर करेगा। फ्री रेडिकल जो होता है वो डबल बॉन्ड पे नहीं बनता है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले पे आसानी से बन जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ऐसे जगहों से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक बहुत फेमस सवाल पूछा हुआ है, सैंड मेयर रिएक्शन। तो बार बार मैं पिछले लेक्चर में भी यहाँ से आपको पूछा था कि सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है भाई। तो देखो, सैंड मेयर ये एनिलीन में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सैंड मेयर में जैसे मान लो NH2 है, डायोटाइजेशन आपने करा दिया, मतलब NaNO2 प्लस HCl डाल करके हीट करके यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये आपका N2 प्लस और X माइनस कर दिया। फिर क्या होगा, ये अगर हम यहाँ
CuCl प्लस HCl डाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, या CuCl2 या Cl2 डाल दें कोई भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैलो प्रोडक्ट दे देगा, यहाँ पर क्लोराइड वाला प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ये आपको यहाँ से भी एक सवाल आपका मिल जाता है। अच्छा, अगर हम डाइजोनियम का रिएक्शन कुछ यहाँ से कर दें, मान लो N2 है, ये दिस इज N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ बेटा Ki लिखा हुआ अगर है तो Ki के साथ भी ये वही काम करेगा, आइडो बना देगा बेटा, KCl बना लेगा और N2 प्लस, एक्चुअली N2 प्लस जो है अनस्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए डिकम्पोज होकर के टूट करके ये N2 स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, तो ये कहानी है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने बोला नहीं कंप्लीट आपको बताऊंगा, लेकिन क्विक रिवीजन होगा तभी आपका काम चल पाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे सवाल है, खूब बढ़िया सवाल दिया हुआ है। तो सवाल यहीं से देखो, यहाँ ये वाला सवाल को अच्छे तरीके से, ये एक्चुअली मार्कोनी के नियम से फॉलो करते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल जो होता है ये मार्कोनी काफ का नियम ही अप्लाई करना होता है। ये आपका CH है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ जो रिएक्शन किया जा रहा है वो HBr का किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि यहाँ हाइड्रोजन ये आपका अनसिमेट्रिकल है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो जहाँ अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ बेंजीन है, यहाँ पर CH2, तो ये Br वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मिल जाएगा यहाँ इस तरीके से CH यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो एक सवाल ये हो गया। दूसरे सवाल में यहाँ आ जाइए, दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल है, ये प्लस और माइनस, तो Cl कम वाले पर जाएगा हाइड्रोजन और ज्यादा वाले पे ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बन जाएगा प्रोडक्ट मैं सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पीड चाहिए मुझे समझाने के लिए, क्योंकि समय तो है नहीं। ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH3, मतलब यहाँ पे जो बनेगा ये 2 डिग्री एल्किल बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये एंटी मार्कोनी का आपका रूल लगा दिया, परऑक्साइड इफेक्ट। तो परऑक्साइड इफेक्ट में उल्टा काम होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, ये है, ये CH2 है, यहाँ पर जो है दिख रहा है वो CH2 दिख रहा है और यहाँ HBr दिख रहा है और यहाँ लिखा है परऑक्साइड। तो एक बात बता देता हूँ कि परऑक्साइड सिर्फ HBr ही देता है, इसका डिटेल आप वीडियो में देख सकते हो, जो मेरा वीडियो है मैकेनिज्म में, वहां आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ज्यादा वाले पे ये जाकर के अटैक करता है। एक्चुअली परऑक्साइड जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, तो ये बात अपने दिमाग में जरूर डाल लीजिएगा कि फ्री रेडिकल का ही कहानी आपका होता है, ये 1 डिग्री। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कि यही सेम कहानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, मान लो ये ऐसे लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया जाए HCl और यहाँ पे लिखा हुआ है परऑक्साइड, तो बेटा ये परऑक्साइड को फेवर नहीं करता है। ये आप मार्कोनी के ही नियम से आप काम करिएगा, मतलब ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, परऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस में आपको समझना होगा। लेकिन यहीं पे अगर HBr, क्योंकि ये परऑक्साइड सिर्फ HBr के लिए ही काम करता है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ डिटेल बताना चाह रहा था। तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2। देखो यहाँ पर परऑक्साइड काम करेगा, सिर्फ HBr के केस में ये काम करता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो एक सवाल आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाइए आप लोग दूसरे वाले सवाल में। जितने भी आपके सवाल दिए हुए हैं रिएक्शन वाले, मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना पुटअप करा देता हूँ। देखो ध्यान से, ये आपका पहला सवाल क्या कह रहा है कि ये साइक्लोहेक्सेनॉल है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है और यहाँ पर SOCl2 दिया जा रहा है। आपको पहले ही बता दिया हूँ कि SOCl2 क्या देता है, OH को हटाता है, Cl को हटाता है, लगाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, SO2 Cl प्रोवाइड करेगा और Cl वहां आ जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये डार्जन रिएक्शन रिएजेंट होता है, तो ये क्लोराइड प्रोवाइड करता है।
दूसरे सवाल पे अगर हम लोग आते हैं तो ये देखो यहाँ पर एक सवाल है, ये वाला सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको समझ में आएगा भी। मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, एकदम वीडियो के साथ बने रहिए तब आपको आनंद आएगा, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर Br2 लगा हुआ है, ये हीट लगा हुआ है, या यहीं पे लिख दिया सनलाइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया देखो जब सनलाइट लिखा होता है तो ये आपका फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो फ्री रेडिकल की कहानी ये होता है कि अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 1 डिग्री से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ से H निकालेगा तो 2 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से निकालेगा तो 1 डिग्री। मतलब कहने का हुआ कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बनेगा। ये देखो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप और भी बनाना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, तो आप 1 डिग्री भी शो कर सकते हो, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आपका मेजर हो जाएगा बेटा और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये भी सवाल आपका हो गया। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ, इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट वाले सवाल पे। तो नेक्स्ट वाले सवाल को देखो, ये वाला, यहाँ पे भी बिल्कुल आसान सा सवाल है यार, समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो OH यहाँ भी लगा है और CH2OH यहाँ लगा हुआ है और यहाँ दिया है HCl और यहाँ हीट कर रहा है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी, लेकिन एक बात देखो, इस OH का जो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। तो आप जानते हो कि S कैरेक्टर जब कम होता है तो ओवरलैपिंग पुअर होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, एक तो ये भी तरीका है। एक और तरीका, मान लो OH निकालोगे तो इस कार्बन पे प्लस बनेगा और इधर से OH निकालोगे तो इस पर OH बनेगा। ये जो बेंजीलिनियम आयन है ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अगर मान लो बेंजीन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में यूज नहीं होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर CH2 लगा है तो बेंजिल कार्बोकैटायन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, यहाँ से इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका sp2 होता है तो यहाँ से नहीं निकल सकता है। एक बात और बता दूं, ये रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड भी बना लेता है। तो ये सवाल अच्छा सवाल है। आपको कभी भी इस OH को नहीं निकालना है, आपको निकालना है इस वाले को। यहाँ से OH निकालोगे और Cl को लगा दोगे। तो ये भी बेहतरीन सवाल था आपके लिए। तो यहाँ पे आ जाओ इस चौथे वाले सवाल पे। चौथे वाले सवाल में क्या कह रहा है, ये भी मार्कोनी का नियम का ही फंडा है। यहाँ पर है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पे आपका HI आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर बात करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन आपका एक है और यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो ये I का होगा, यहाँ जाएगा और H वहां चला जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ ये आपका बन जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा आयोडीन। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मार्कोनी के नियम से ही फॉलो करेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा, इस वाले सवाल पे आ जाइए, फिफ्थ वाले सवाल पे आ जाइए। तो क्या होगा फिफ्थ वाला, ये होगा CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा Br और ये NaI से रिएक्शन करा दो, बिल्कुल हो जाएगा। ये आप निकाल दीजिए। मैंने आपको फिलिंग स्टेन में बताया भी था कि अगर X की वैल्यू ClBr है तो आयोडीन वहां जाएगा ही जाएगा। फ्लोरीन के साथ होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपको अपनी बात समझ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहानी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, बिल्कुल आसान है भाई। सनलाइट दे रहा है, सनलाइट देगा तो एडिशन नहीं करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। मतलब इस वाले बॉन्ड पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आकर के ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो यहाँ पर आकर के ब्रोमिनेशन कर ले जाएगा और यहाँ HBr बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। यहाँ देखो C5H12 है, C5H12 में कह रहा है सिर्फ सिंगल क्लोराइड बनाएगा। तो C5H12 में यही तो एक दिख रहा है, यही तो एक दिख रहा है जो सिंगल बना सकता है भाई। ये सारे 1 डिग्री हैं, ये सारे बगल वाले 1 डिग्री हैं। तो मान लो यहाँ CH2Cl लगा दिया जाए तो एक ही टाइप का बनाएगा ना, चाहे यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ।
या आप यहाँ बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी आपका होता है। जितने भी इसमें रिएक्शन टाइप के हैं मैं वो उतना आपको करा रहा हूँ, उसमें से आपको काफी सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी सवाल आपको नहीं है, ये इंडेक्स में आ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ देखो पूछा जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट का फंडा है यहाँ पे, ये देखो इस वाले में कि भैया यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट का आप डाटा देख रहे हो, ये आर्थो वाले का जो है 453 है, मेटा वाले का 446 है, और पैरा वाले का जो है आपका 448 है। और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यहाँ, वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे डिपेंड करता है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो आपका सिमेट्रिकल होने की वजह से यह लैटिस क्रिस्टल में फिट हो जाता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्थो में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में क्या एक दूसरे के करीब हैं, थोड़ा हिंड्रेंस होगा इनके बीच में। और थोड़ा सा कम जो होगा मेल्टिंग पॉइंट, उसमें किसका होगा, मेटा वाले का हो जाएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस होता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई। देखो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, देख सकते हो ये वो 446 है, ये 448 है, तो बहुत दो का आपका 2 केल्विन का डिफरेंस दिख रहा है, और ये आपका 453 है। तो आपको जब भी पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट की कहानी, तो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस दिख रहा है, तो आप सीधे सिमेट्री वाले फंडा से आपको समझा देना होगा, ठीक है। डेंसिटी वाला फंडा आपको पता ही है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे, मास बाय वॉल्यूम वाले फंडे को आपको लगाना है। तो अगर आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडीन का डेंसिटी मास ज्यादा होगा, तो आयोडीन वाले कंपाउंड का डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो पॉलीहेलोजिनेटेड है, मान लो CHCl3 है और CH3Cl है, तो भाई यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। इसी तरीके से मान लो CHI3 है और CH3I है, तो यहाँ पे आयोडीन ज्यादा है, आयोडीन ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कहानी है, जहां जहां से आपसे पूछा हुआ बता दे रहा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के बारे में भी एक सवाल पूछा हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या फंडा, आप एक बात जानते हो कि एल्किल हैलाइड जो होता है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप एक कहानी जानते हो कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये कहानी आपको काफी हद तक सॉल्व कराएगा प्रॉब्लम को, कि जो RCl है ना, ये माइनस और ये प्लस तो बना रहा है, लेकिन पोलैरिटी इनके बीच में कम होती है। हेलोएल्केन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ तो नहीं ज्यादा बना पाएंगे, लेकिन पोलैरिटी थोड़ी सी होने से, डाइपोल ज्यादा थोड़ा सा होने की वजह से इनके ये दोनों आपस में घुलते हैं। लेकिन जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। R बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये आपको कहानी याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में न्यूक्लियोफिलिक वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक में आपको सीधे मैं सवाल की तरफ ले, अच्छा एक सवाल देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा हुआ है, आप लोग को बेनिफिट होगा इस सवाल में। देखो कह रहा है कि जो हेलोएल्केन है, यानी जो RAX है, ठीक है, जब वो KCN से रिएक्शन करता है तो ये RCN बनाता है ना, और ये जब RAX जो है AgCN से करता है तो ये क्या बना देता है, RNC बना देता है, आइसोसाइनाइड बना देता है, आइसोसाइनाइड बना देता है। तो देखो ये दोनों लोग न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है। लेकिन ये CN के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो, CN जो होता है वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे सवाल बड़े अच्छे पूछे हुए हैं। एक्चुअली जो KCN होता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो होता है वो प्लस माइनस बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन पॉजिटिव जो होते हैं, इस पर भी भाई ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन जो होता है, देखो ये कार्बन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है नाइट्रोजन से, इसीलिए कार्बन जो होता है आयनिक बॉन्ड यहाँ पे देने की वजह से
ये Cn माइनस, और यहाँ पर भी लोन पेयर होता है। तो कार्बन जो होता है इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कंपेरेटिवली नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है और कार्बन का ज्यादा कम होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आप जानते हो उसका उल्टा होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका कार्बन इजिली डोनेट कर देता है, इसीलिए ये कार्बन जो होता है ये इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना लेता है, साइनाइड ग्रुप बना लेता है। ठीक है। और एक बात सबसे प्लस पॉइंट ये है कि भाई मान लो यहाँ आर आर कार्बन ही है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। ये भी बात है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है और ये मोर स्टेबल बनता है। तो आपको फंडा कई बात मैं समझा रहा हूं, इसमें समझ में आ जाता होगा। लेकिन जो एजीसीएन होता है बेटा, एजीसीएन की बात बताते हैं। तो एजीसीएन में यहाँ पर जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो फ्री नहीं हो पाता है, तो नाइट्रोजन फ्री रहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसीलिए ये आर को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने लगता है, इसीलिए नाइट्रोजन इस पे अटैक करता है। तो बड़े अच्छे सवाल इस पे आए हुए हैं, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए और भी इंटेक्स वाले सवाल पे चलते हैं। सीधे सीधे इंटेक्स वाली बात ही मैं करना चाह रहा था आपसे, तो बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे आ जाओ, SN1 SN2 की फंडा। भाई सिंपल सी बात, देखो जो सवाल आया है SN1 में वो देखो, SN1 में पहली बात तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कंपाउंड पोलर भी हो और वो प्रोटॉन डोनर भी हो। ठीक है। जैसे H2O है आपका, एसिटिक एसिड है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो SN1 क्या कहता है कि कार्बोकैटायन बनाइए और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी के अनुसार मेजर प्रोडक्ट बनाइए। SN2 क्या कहता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और यहाँ हिंड्रेंस भी देखना होता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हिंड्रेंस जहाँ कम होगा वहां पे आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। तो वही सवाल है, यहाँ क्या कर रहा है देखो ध्यान से एक बार, थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर दे रहा हूं तो आपको दिखाई देगा भरपूर। देखो यहाँ से ये देखो, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। ठीक है। ये आपका क्या है, 2 डिग्री है। कैसे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, भाई जिस कार्बन पे का हेलोजन है उसे अल्फा मान लो, तो इधर भी है। ठीक है। तो यहां से जब आप Cl निकालोगे तो यहाँ भी प्लस बनेगा और यहां से Cl निकालोगे तो यहाँ भी प्लस बनेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सॉरी आपसे पूछ रहा है कि SN2 फास्टर कौन देता है। तो भाई SN2 तो डिग्री आपको मैंने क्या बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री SN2। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो आपका 1 डिग्री है तो ये आपका फास्टर देगा। यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों 1 डिग्री है, ये दोनों आपका 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि बांड कौन बड़ा होता है। तो RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है RBr से, RCl से, और सबसे कम कौन होता है, RF, इसीलिए यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसी तरीके से आप SN2 को जब हम यहाँ बात करेंगे S1 SN1 और SN2 4, देखो यहाँ पे जो आप कह रहा है कि C6H5CH2Br C6H5CHBr, देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बोल रहा है बेटा, ये जो बोल रहा है आपका ये CH2Br बोल रहा है। ठीक है। और एक कंपाउंड जो बोल रहा है एक ही कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ Br लगा है। तो यार इसमें सोचने वाली बात क्या है, यहाँ प्लस प्लस बना के सोचो और यहाँ प्लस बना के सोचो। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये दो रेजोनेंस बनाएगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे SN1 का अगर हम कॉन्सेप्ट लेंगे तो SN1 तुम्हारा ये बना देगा। ठीक है। और SN2 का देखोगे तो SN2 में उल्टा हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम होगा, यहाँ पे SN2 आपका देगा। ठीक है। तो ये कहानी है। इसी तरीके से आपको इसको भी कंसीडर कर लेना है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सीधे सीधे मैं आता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटेक्स में बहुत ढेर सारे सवाल आपके पूछे हुए हैं। तो वहां अच्छा एक बात और देख लीजिए,
जो आपका हेलोएरिन वाला रिएक्शन होता है, यहाँ जो हेलोएरिन का रिएक्शन होता है, देखो ये उर्ज रिएक्शन आप जानते ही हो, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एजेंट कभी पूछ देता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन RMgX रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो इसका मेजर फंडा यही है कि यहाँ से ये बॉन्ड पोलर होगा, ये प्लस और यहाँ पर माइनस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा H प्लस, सॉरी OH माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, H प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से जब बॉन्ड टूटता है तो, सॉरी गलत हो रहा था ना, ये उल्टा मैंने लिख दिया है, जब बॉन्ड शिफ्ट होता है तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये वाला यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ H प्लस आ जाएगा, यहाँ OH माइनस आ जाएगा। इसका मतलब आपका एल्केन बन जाएगा और ये मैग्नीशियम OHX बाहर निकल जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है। आर की जगह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नेमिंग में ऊर्ज रिएक्शन भी पूछा जाता है, अभी मैंने कल ही लेक्चर में आपको मैंने रिएक्शन दिया था। तो ऊर्ज में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल आपका दिया जाता है और यहाँ 2 सोडियम लिया जाता है, ड्राई ईथर लिया जाता है। ईथर एक्चुअली काम क्या करता है, इसको मीडियम प्रोवाइड भी करता है और हाइड्रोजन सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसको कंट्रोल भी करता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, किसमें, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, ऑड नंबर में आपको यहाँ फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होता है। इससे मान लो 2 कार्बन का कंपाउंड बना सकते हो, 4 कार्बन का कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कार्बन का, क्योंकि भाई मान लो अगर ये 1 कार्बन लेते हो तो ये भी तो 1 कार्बन लोगे तो 2 कार्बन आ जाएगा, अगर 2 कार्बन लोगे तो 2 कार्बन, यहाँ भी दोनों सेम होता है, तो ये होता है। तो आप वुड्स रिएक्शन से यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ भूल गया था मुझे बताना, ये जो सवाल आता है यहाँ से, ये जो सवाल यहाँ से आता है आपका, यहाँ वाला सवाल कि आखिर जो क्लोरोबेंजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं देता है। तो क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसलिए नहीं देता है कि भैया ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज है, ऊपर से ये रेजोनेंस के थ्रू रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर Cl प्लस बन जाता है, और ये तो ये बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ से देगा, यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप कर लिया इसने। अब ये बताओ कि क्या ये OH को हटा पाएगा तोड़ के, नहीं हटा पाएगा। हाँ, मैंने कल के न्यूमेरिकल में, कल जब प्रैक्टिस कराया था तो उसमें एक सवाल मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दें, मतलब कि यहाँ पे अगर ठीक है ये नहीं रिएक्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो NO2 लगा दें, यहाँ पे NO2 लगा दें और यहाँ पर आपका NO2 लगा दो, तो ये खूब तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, और इजिली ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो वो ड्रास्टिक कंडीशन होता है, विगोरस कंडीशन होता है, जिस कंडीशन पे ये रिएक्शन दे सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं देता है। क्योंकि आपका लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करने से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब डेवलप करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका बढ़ेगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये कभी जिंदगी में नहीं दे सकता है नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो बहुत तरीके से, बेहतरीन तरीके से देता है। क्यों, क्योंकि रिंग के अंदर तो ढेर सारे आपका इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो यहाँ पे तो आप रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया, हीट कर दिया है, तब ये हो सकता है। या मैंने बोला था कि NO2 लगाते जाओ, ढेर सारा NO2 लगाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ NO2 आप लगा रहे हो तभी तो Cl हट करके OH आ रहा है, यहाँ NO2 2 लग गया तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ NO2 2 लग गया, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे 2 NO2 है तो इसीलिए रिएक्टिविटी इसकी बढ़ रही है, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर होता चला जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, बॉन्ड वीकर बनता चला जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपका, ठीक है।
अब इसके आगे देखो और भी अगर तीसरे नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाते हो तो देखो 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट कर दोगे तो Cl निकल जाएगा और वहां पे OH क्या हो जाएगा, लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो NO2 ग्रुप होता है वो आपका NO2 ग्रुप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है और बॉन्ड को पुअर बना लेता है, ठीक है, और रिएक्टिविटी को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये कहानी है। आपको ये तो रीजन नहीं दे सकता, पूछ सकता, आप इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो आपका Cl होता है अगर रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थो और पैरा पर ही आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाता है, यहाँ, जिसमें से ये मेजर बनता है और ये आपका क्या बनता है, माइनर बनता है। ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। यहाँ हिंड्रेंस होता है, दोनों नजदीक नजदीक ग्रुप है तो हिंड्रेंस करता है। हिंड्रेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ दोनों दूर दूर हैं, हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी कम होगी, स्टेबिलिटी भी आपकी, सॉरी हिंड्रेंस उल्टा मैंने बोल दिया यहाँ पे। यहाँ पर आपका जो होगा ये हिंड्रेंस दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो हिंड्रेंस कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा ये। तो ये कहानी आपका होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए। तो देखो जितने भी रिएक्शन है, देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसीलिए इसको मुझे लग रहा है कि 2 लेक्चर में खत्म करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था ही कि ये रेजोनेंस के थ्रू रिंग के अंदर आएगा, ये मेसोमेरिक क्या कहते हैं प्लस एम इफेक्ट के थ्रू रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, रिंग के अंदर आके आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इन्हें जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो या तो आर्थो पे आएंगे या तो पैरा पे आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ नाइट्रोनियम आयन है, NO2 प्लस बनता है, NO2 प्लस बनता है तो आर्थो और पैरा पे आ रहा है। अच्छा एक बात समझ लो कि HONO जो है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, HNO3 और H2SO4 ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, ये बात ध्यान दो। तो देखो ये आपका लोन पेयर देने वाला होता है, तो ये लुईस यहाँ बेस का काम करता है, ये लुईस एसिड का काम करता है, भले ही दोनों एसिड है। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक्चुअली ये तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, प्लस बन जाएगा और यहाँ HSO4 माइनस चार्ज बन जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस, तो न्यूट्रलाइज करके बेटा ये वाटर बाहर निकाल देगा और NO2 क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। अब यही NO2 रिंग के आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, अटैक करता है और कहीं नहीं जाएगा। जैसे मान लो यहाँ जाएगा, क्यों? क्योंकि आर्थो और पैरा पे ही तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे तो प्लस आएगा तो ये बन जाएगा। क्लियर है? तो ये कहानी हो गया। इसके बाद देख लीजिए ये वाले पे आ जाओ सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में भी फंडा वही है, SO3H बनता है, कंसंट्रेट H2SO4 SO3H देता है। तो या तो आर्थो पोजीशन पे SO3H बनेगा या तो पैरा पोजीशन पे जाके SO3 बनेगा। पैरा वाला मेजर बनता है और आर्थो वाला माइनर बनता है। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पर आपको थोड़ा एक और रिएक्शन आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो देखो एल्काइलेशन में क्या होता है, रिएजेंट RCl होता है और AlCl3 होता है। देखो एक्चुअली होता क्या, यहाँ पे एनहाइड्रस होता है, पानी नहीं होता है। एनहाइड्रस मैंने वाटर ना होना, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये आपका लुईस एसिड की काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। इससे खींचने की वजह से इसकी पोलरिटी बढ़ जाती है और पोलरिटी बढ़ने से R पे प्लस चार्ज आ जाता है और फिर AlCl4 माइनस बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर आपका रिंग के ऊपर जाकर के अटैक करता है। देखो यहाँ आर्थो पे और ये आपका पैरा पे अटैक करेगा। तो आर्थो पैरा बनाता है, मेजर पैरा वाला और माइनर आर्थो वाला।
फिर आप देख लो एसाइलेशन में कुछ नहीं करना भाई, एसाइलेशन में RCOCl कर देना है। जो काम आप एल्काइलेशन में किए थे वही काम आप एसाइलेशन में करोगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, सेक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इधर, 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कमी तो है ही है, डिफिशियंट तो है ही है। समझ रहे हैं आप लोग, सारी बातें क्लियर हो रही। तो ये क्या करेगा, ये प्लस बना लेगा, ये माइनस बना लेगा, तो एसाइल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर लेगा और ये AlCl4 तो बनाएगा ही। ये देखो, ये जो कंप्लीट लेक्चर होता है उसमें आप समझोगे तो पूरा डिटेल बताया गया है। मैं रिवीजन करा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से, इसलिए पूरा डिटेल नहीं हो सकता है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपका फिर जो ये वाला ग्रुप लगा है, फिर अब रिंग के ऊपर क्या करता है, ये आर्थो पोजीशन पर मान लो यहाँ Cl है तो यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा, या तो यहाँ पैरा पोजीशन पर जाके क्या करेगा, ये अटैक कर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जिसमें पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। ये बात आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। तो ये रहा आपका यहाँ तक का। अच्छा, इसमें भी ये देखो, अभी कल ही मैंने इसको समझाया था, कल आपको मैंने समझाया था यहाँ पर कि ऊर्ज रिएक्शन वाली कहानी। देखो ऊर्ज फिटिंग में आया था मैंने ना, कि अगर एक ऊर्ज का रिएजेंट ले लो, ये ऊर्ज का रिएजेंट आप ले लीजिए ऊर्ज फिटिंग में, और एक आप फिटिंग का रिएजेंट ले लो, ठीक है, सोडियम रहेगा ही, ठीक है, और ये ऊर्ज फिटिंग का, और यहाँ ड्राई ईथर है, सॉल्वेंट है, मीडियम है। तो क्या बना था, यहाँ से हीट तो करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो sp2 वाला है और ये sp2 है, और ऊपर से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, इसीलिए थोड़ी सी हीटिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा और NaX हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होता है। फिटिंग में क्या है, दोनों मोल ले लेते हैं, दोनों RX ले लेते हैं। देखो यहाँ दोनों RX ले लिए हैं, तो X जहां से निकाल रहा है वहीं से जोड़ दो, ये बन गया। क्लियर है। तो ये कहानी है। अब 10.7 देखो, कह रहा है किसमें SN2 कौन देता तेज। तो SN2 मतलब क्या होता, अभी मैंने पीछे बताया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बस पॉइंट टू पॉइंट सोचना है तुमको। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है तो ये दे देगा, ये तुम्हारा 3 डिग्री है, 2 डिग्री तो ये दे देगा। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 1 डिग्री है, ये तुम्हारा क्या है 1 डिग्री है, और ये देखो अगर ये 1 डिग्री बनाओगे भी तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होकर 3 डिग्री बना देगा, मतलब ये दे देगा। SN1 में आ जाओ, SN1 का मैंने भी पीछे बताया है कि ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की कहानी है। तो देखो ये 3 डिग्री है और ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा होगा। ये देखो ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका क्या है 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री का ज्यादा होगा, ठीक है। ये कहानी है। तो देखो वीडियो बहुत ज्यादा लार्ज हो जा रहा है, लॉन्ग हो जा रहा है। इसके बाद मैं अभी शाम को फिर आपको 10.9 वाले से आपको इसका बता दूंगा, एक लेक्चर और बना दूंगा। तो आपका पूरा इसमें जितने भी सवाल आए हुए हैं, पूछे गए हैं NCERT से, वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, समझिए, रोक रोक के, स्लो करके, फास्ट करके, जैसे भी हो, लेकिन स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करोगे तो इसमें जो जो ट्रिक मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा 10.9 में इसलिए आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 10.9 वाला सवाल टाइम चाहिए इसको, तो अभी इसको समझाने में काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं अगले लेक्चर में पार्ट 2 में आपको मैं यहाँ पर लेक्चर 2 में इसको क्लियर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, नमस्कार।